न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, न्यूटन के गति नियम। तो बैकग्राउंड को जिस तरीके से है कि न्यूटन ने 1643 टू 1727 में वस्तुओं की गति के संबंध में निम्नलिखित नियमों का उल्लेखन किया था। वास्तव में ये नियम उनकी कीर्ति के शिलास्तंभ हैं। यद्यपि इनके द्वारा प्रतिपादित नियमों को सिद्ध करना कठिन है, फिर भी इनके आधार पर की गई गणनाएं करीब करीब सत्य निकलती हैं। ये सिद्धांत खगोल विज्ञान के मूलभूत आधार हैं। इनके द्वारा ग्रहों, उपग्रहों तथा आकाश के अन्य पिंडों की गतियों तथा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि से संबंध में भी की गई भविष्यवाणियां करीब करीब सत्य निकलती हैं। तो ये ही नियम है या फिर ये लॉज हैं जिनकी सत्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। अतः ये जो नियम है इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है और ये स्वयं सिद्ध मान लिए गए। तो न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन क्या थे? फर्स्ट लॉ था हमारा, वस्तु अपनी विरामावस्था या एक सीध में एक रूप गत्यावस्था में तब तक रहती है जब तक बाह्य बल द्वारा उसकी विरामावस्था या गत्यावस्था में कोई परिवर्तन ना लाया जाए। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। वस्तु जो उसकी विरामावस्था है, स्थैतिक अवस्था है या फिर एक सीध में जो उसकी गत्यावस्था है उसमें वो तब तक रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल या बाह्य बल उसकी विरामावस्था या फिर गत्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाए। तो इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स का होना या बाह्य बल का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है न्यूटन का? फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। F is equal to ma, where F is force, m is mass और a is acceleration। तो इसे हम कहेंगे कि आवेग या फिर मोमेंटम के परिवर्तन की दर संवेग या फिर इम्प्रेस्ड फोर्स की अनुपाती होती है तथा वह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगता है। और हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? For every action there is an equal and opposite reaction। प्रत्येक क्रिया जिसे एक्शन कहते हैं कि उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया या रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से ये तीन लॉज को डिफाइन किया गया है न्यूटन के थ्री लॉज ऑफ मोशन को। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, an object at rest tends to stay at rest and an object in motion tends to stay in motion unless acted upon by an unbalanced force। तो न्यूटन के जो प्रथम नियम है उससे वस्तु के विराम अवस्था या फिर इनर्शिया का बोध होता है। हमें इस फर्स्ट लॉ से इनर्शिया के बारे में पता चलता है, अतः इस नियम को विराम का नियम भी कहा जाता है या लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर हो वह तब तक स्थिर ही रहेगी जब तक उसे स्थानांतरित नहीं किया जाए या बल लगाकर उसे गतिशील नहीं किया जाए। अनटिल अनलेस हम लोग उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, या तो वो रेस्ट पे हो या फिर मोशन में हो, गतिशील हो या फिर स्थैतिक अवस्था में हो। तो किसी वस्तु को गतिशील करने में बाह्य बल की आवश्यकता होती है, ये तो पता ही है। तो किसी वस्तु को एक सीध में तथा एक रूप में गतिशील है तो उसकी गति में या गति की दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता तब तक जब तक कोई बल ना लगे। अगर वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन में है, चल रहा है अच्छे से अपनी गति से, तो उसकी हम दिशा में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते अनटिल अनलेस कि हम कोई उसमें बल का एप्लीकेशन करें, कोई बल उस पर लगाया जाए। तो गतिशील वस्तु अनंत काल तक एक ही सीध में गतिशील रहेगी यदि कोई अवरोध डालकर उसकी गति में रुकावट न डाली जाए। और जो हमारी गतिशील वस्तु है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी एक ही दिशा में। अगर उसमें हम कोई रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, उसमें उसकी गति में कोई रुकावट नहीं लाएंगे।
जैसे कि चलती हुई मोटर गाड़ी अनंत काल तक एक ही सीध में चलती रहती है यदि धरातल का घर्षण जो फ्रिक्शन है और वायु का प्रतिरोध जो कि एयर रेजिस्टेंस है, अगर वो नहीं होगा तो वो एक ही सीध में चलती रहेगी। धरातल का घर्षण और वायु का प्रतिरोध दूर करने के लिए ही बल की आवश्यकता होती है और यह बल पेट्रोल के जलने से प्राप्त होता है, पेट्रोल या डीजल। और जो हम आसमान में जो हम बॉल फेंकते हैं तो आसमान के अनंत गर्भ में विलीन हो जाता है यदि वायु का घर्षण तथा गुरुत्व इसके विरुद्ध नहीं होते, इसलिए हमारी आकाश में फेंकी हुई बॉल वापस हमारे पास आ जाती है। विराम के भेद। तो उपयुक्त नियम से वस्तु के दो तरीके के विरामों का बोध हमें होता है, विराम की अवस्था और गति की अवस्था। विराम की अवस्था प्रत्येक वस्तु का साधारण गुण है। टेबल या मेज अपनी जगह पर तब तक बनी रहेगी जब तक उसे हटाया नहीं जाता, तो ये हमें विराम की अवस्था का पता बताती है। बच्चों को कैरम खेलते खेलते देखा ही है अपने सबने, आप सब कैरम खेलते ही होंगे। तो प्रायः वे कैरम की गोटियों को तह लगाकर रखते हैं और स्ट्राइकर से नीचे वाली गोटी को मारते हैं, और जब विराम के कारण ऊपर वाली गोटी जो कि तो बनी रहती है तो नीचे वाली गोटी आघात से खिसककर दूर चली जाती है। तो इसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम किसी ठेला गाड़ी का, जब तक अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है जब तक बल लगाकर इसे गतिशील नहीं किया जाए, विराम के कारण ही अपने स्थान पर बने रहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी विराम की अवस्था में कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि विराम की अवस्था के कारण ही गाड़ी के अकस्मात चलने से उस पर बैठा हुआ मुसाफिर पीछे की ओर लुढ़क जाता है, यही से इनर्शिया का ये कम्स इनटू प्ले। तो बैठे हुए मुसाफिर के नीचे वाला भाग संपर्क सीट से है, जब गाड़ी अकस्मात गतिशील होती है तो मुसाफिर का वह भाग गतिशील हो जाता है, लेकिन विराम की अवस्था के कारण उसका ऊपर वाला भाग स्थिर रहना चाहता है, जिसके कारण ऊपर वाली भाग पीछे की तरफ झुक जाता है और वह लुढ़क पड़ता है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे माली को लोहे के तीक्ष्ण लंबे ब्लेड से घास को काटते हुए हमने देखा ही है। तो घास की जड़ के पास वह एक ऐसा तेज का झटका मारता है कि विराम अवस्था के कारण घास का ऊपरी भाग अपने स्थान पर बना रहता है और तीक्ष्ण धार जड़ के पास से निकल जाता है और घास काटकर धराशायी हो जाता है। तो इसी तरीके से ये हमारा विराम की अवस्था का एग्जाम्पल्स हमने देखे। गति की अवस्था। अब गति की अवस्था गतिशील वस्तु का एक विशिष्ट गुण होता है। हम भले ही इसके प्रत्यक्ष रूप अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन चलती हुई गाड़ी के डिब्बे में उछाला हुआ गेंद गाड़ी की गति से ही अग्रसर होता है, और गाड़ी पर बैठा हुआ मुसाफिर गाड़ी की गति से ही आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि गाड़ी के अकस्मात रुकने से वो आगे की ओर लुढ़क जाता है। और ऊपर वाले भाग की गति गाड़ी की पूर्वशील गति जैसी ही बनी रहती है, इसलिए उसका निम्न भाग रुक जाता है। फलतः गति की अवस्था के कारण ही ऊपर वाला भाग आगे की ओर झुक जाता है और गति की अवस्था के कारण ही दौड़ता हुआ बालक ठोकर खाकर गिर जाता है। तो अभी हम ये सब जो बात कर रहे थे उसमें हमारा फोर्स इज द मेन रीजन। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज बल। बल क्या है? न्यूटन के गति नियम के अंतिम भाग पर यदि अगर हम ध्यान दें तो बल की साधारण सी परिभाषा क्या हो सकती है? बल वह कारण है जिससे किसी वस्तु के विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है। तो ये सब हमने जैसे भी बताया कि बेसिकली एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक वही काम करता रहेगा जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं अप्लाई करते। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सिटिंग स्टिल, अगर जो स्टिल बैठा है तो वो स्टेशनरी ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी है जिसके अंदर उसमें कुछ उसकी गति है तो वो चलता ही रहेगा। तो इसलिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स या फिर हमें बाह्य बल चाहिए रहता है अगर किसी हमें ऑब्जेक्ट के या पिंड के मोशन को चेंज करना है। अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पर क्या है? तो जैसे ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, द टेबल पुशेस अपवर्ड ऑन द बुक, और ये बुक रखी है और ये नीचे ग्रेविटी पुल्स डाउनवर्ड ऑन द बुक। इफ द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड ऑपोजिट दे आर सेड टू बी बैलेंस्ड। अगर फोर्सेस जो हैं वो
ऑब्जेक्ट पे इक्वल और ऑपोजिट है तो वो बैलेंस्ड है, और अगर वो नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। एंड द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नो चेंज इन मोशन, और ऑब्जेक्ट में कोई मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर ये फोर्सेस इक्वल नहीं है और ऑपोजिट है देन द फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, और तब जो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस्ड कहलाएंगे और जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो चेंज हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स इसमें देखिए आप किस तरीके से हैं। एक सॉसर बॉल है सिटिंग एट रेस्ट, इट टेक्स एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अ किक टू चेंज इट्स मोशन। किसी बॉल में हम फुटबॉल में किक मारेंगे तो उस पर वो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा और उसका वो मोशन में आ जाएगा। Two teams are playing tug of war. If they are both exerting equal force on the rope in opposite direction, this balanced force results in no change of motion. अगर दो टीम्स जो है टग ऑफ वार खेल रही हैं और इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लग रहा है तो कोई चेंज ऑफ मोशन नहीं होगा। और वहीं जब किसी टीम का बैलेंस फोर्स जो बढ़ जाएगा तो एक तरफ अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा वो, तो उससे वो टीम हार या जीत की तरफ अग्रसर हो जाती है। तो अब आते हैं हमारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, और ये हमने देखा अभी। इनर्शिया क्या है हमारा, जो हमने देखा था विराम। तो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी टेंडेंसी रखता है कि वो स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट कर सके, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव इनर्शिया। हर ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया होता है। द मोर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज द मोर इनर्शिया इट हैज। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया उसमें होगा, और वो उतना ही हमारे लिए कठिन होगा कि उसके मोशन को चेंज किया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और आप किस तरीके से हम देखा अभी जो हमने बताया कि हम सीट बेल्ट्स पहनते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ऑब्जेक्ट्स या फिर जो हम हैं रेजिस्ट द चेंज इन देयर मोशन। और व्हेन द कार इज गोइंग बाय 80 किलोमीटर पर आवर इट इज स्टॉप्ड बाय द ब्रिक वॉल, योर बॉडी कीप्स मूविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। अब powerful locomotive begins to pull the long line of boxcars that were sitting at rest. Since the boxcars are so massive, they have a great deal of inertia and it takes a large force to change their motion, जो हमने अभी डिस्कस किया। On your way to school, a bug flies into your windshield. Since the bug is so small, it has very little inertia and exerts very small force on your car, so small that you do not even feel it. Or if the object in motion tends to stay in motion, why don't moving objects keep moving forever? अगर जो मोशन में जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो अगर मोशन में ही रहते हैं तो फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्यों नहीं हमेशा मूविंग ही रहते, हमेशा चलते ही रहते। थिंग्स डू नॉट कीप मूविंग फॉर एवर बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। कोई ना कोई अनबैलेंस्ड फोर्स पे एक्ट करता ही है, इसलिए उसका स्टेट ऑफ मोशन वो रेस्ट में आ जाता है। अब है हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन क्या है, अ मेजरमेंट ऑफ हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग स्पीड। तो जो हाँ तो क्या था हमारा, हाँ फोर्स इक्वल्स इज इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन क्या है, अ मेजरमेंट ऑफ हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग स्पीड। कितनी जल्दी कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्पीड को या गति को चेंज कर रहा है, वो ही है हमारा एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का जो हमारा पहला नियम था उसमें तो हमने क्या देखा कि बल की सामान्य परिभाषा का हमें ज्ञान हमें हो गया, लेकिन ये जो बल का जो परिमाण था मेजरमेंट, उससे हमें बल का परिमाण नहीं मिलता। सॉरी। तो न्यूटन के दूसरे नियम में हमें ये बल का परिमाण, बल का मेजरमेंट, हमें दो बलों का तुलनात्मक ज्ञान सहज ही प्राप्त होता है। तो इस नियम की व्याख्या करने के पहले हमें मोमेंटम या फिर आवेग के बारे में पता होना चाहिए। तो आवेग क्या है, मोमेंटम है ना।
तो मोमेंटम क्या है? हम इस अनुभव से जानते हैं कि गतिशील वस्तु के सामने रुकावट डालने से हम धक्के का अनुभव करते हैं। कोई भी गतिशील वस्तु है उसके आगे हम अगर रुकावट डालेंगे, रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, तो हमें धक्का अनुभव होगा। तो निश्चल इंजन भयावह नहीं है, परंतु गतिमान इंजन भारी वस्तुओं को रौंदती हुई निकल जाती है। जब कोई स्टैटिक पोजीशन में हमारा इंजन है तो वो कुछ भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जबकि वही अगर इंजन मोशन में है तो वो रौंदती हुई निकल जाएगी किसी भी वस्तु को जो उसके सामने आएगी। तो जो वस्तु जितनी गतिशील होती है उसको रोकने में उतना ही अधिक धक्के का अनुभव हमें होता है। जैसे कि हमारी जो बंदूक की गोली होती है, बंदूक की गोली से तीव्र आघात गोली के तीव्र वेग के कारण ही होता है। आघात हमारा जो इम्पैक्ट है वो उसके वेलोसिटी के कारण ही होता है। और मंद हवा सुखदायी होती है, लेकिन हमें पता है कि जब वायु स्थिर धूल कणों में तीव्र गति हो जाने के कारण आंधी के रूप में वायु अधिक विनाशकारी भी हो जाती है। और अनुभव से ये सभी जानते हो कि समान गति से चलने वाली दो वस्तु में हमें उसे रोकने में अधिक धक्का लगता है या बल लगाना पड़ता है जिसकी मात्रा अधिक रहती है। इस प्रकार यदि दो वस्तुओं में समान वेग उत्पन्न करना है तो हमें उसे विशेष वस्तु में अधिक बल लगाना पड़ता है और जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है। तो इस साधारण से चोट से पत्थर की गोली बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन इतनी ही चोट से लोह के बड़े गोले पर कोई असर नहीं पड़ता, ये अपने स्थान पर बना रहता है। तो ये हो गया हमारा मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। तो जो अभी इस फॉर्मूले से क्या पता चलता है हमें, F इज इक्वल टू एम ए से, कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और एक्सेलरेशन के। अब इमेजिन करो कि एक बॉल है, उसका कुछ ना कुछ मास है और वो एक सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और ये जो बॉल है उसका कुछ सर्टेन फोर्स भी है। अब ये सोचो कि हम इस बॉल को ट्वाइस डबल कर देते हैं उसके मास से, दो गुना कर देते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो F इज इक्वल टू एम ए कहता है कि ये जो नई बॉल है ये 2 गुना फोर्स लगाएगी एज़ कम्पेयर टू पुरानी बॉल। तो अब ये हम देखें कि जो ओरिजिनल बॉल है वो मूव कर रही है ट्वाइस द ओरिजिनल एक्सेलरेशन से। तो F इज इक्वल टू एम ए कहता है हमें कि बॉल विल हैव ट्वाइस द फोर्स, अभी भी उसका फोर्स जो है दोगुना होगा एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू एम ए क्या कहता है? F इज इक्वल टू एम ए बेसिकली ये कहता है कि फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो फोर्स है वो जो बल है वो कहाँ से आ रहा है? उसके मास और उसकी एक्सेलरेशन से आता है। अगर हम मास को डबल कर देंगे तो फोर्स को डबल कर देंगे, और हम अगर एक्सेलरेशन को डबल कर देंगे तो फोर्स को हम डबल कर देंगे। तो डबल अगर हमने मास और एक्सेलरेशन कर दिया तो हमने फोर्स को क्वाड्रपल कर दिया, 4 गुना कर दिया। अगर कोई बहुत ही हाई मास का है, बहुत ही ज़्यादा मासिव है, दैट इज चेंजिंग स्पीड वेरी स्लोली, या लो एक्सेलरेशन लाइक ग्लेशियर कैन स्टिल हैव ग्रेट फोर्स। बहुत ही स्लो मोशन में अगर वो है, एक्सेलरेशन बहुत धीरे धीरे चेंज कर रहा है अपनी, तो लाइक अ ग्लेशियर उसमें तब भी उतना ज़्यादा फोर्स हो सकता है। और जिसकी बहुत ही कम मास है लेकिन स्पीड जो है बहुत क्विकली चेंज कर रहा है, हाई एक्सेलरेशन है जिसका, जैसे कि हम किसी बुलेट का एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसके पास बहुत ज़्यादा फोर्स है। something very something very small changing very speed very slowly will have a very weak force। जो बहुत ही छोटा है जिसका स्पीड बहुत कम, बहुत ही धीरे धीरे चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन बहुत कम है उसका, तो वो बहुत ही उसका फोर्स जो है वो कम। न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो ये है कि ये नियम जो है असंभव जान पड़ता है, लेकिन यदि हम इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो इसकी सत्यता हमें, इसकी रियलिटी हमें दिखाई देती है। हम किसी वस्तु को अगर किसी कितने भी फोर्स से खींचते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो वस्तु जो है हमें भी अपनी ओर उतनी ही फोर्स से अपनी तरफ खींचती है। फ़र्क केवल क्या होता है? दिशा का होता है, डायरेक्शन का होता है। जितनी ज़ोर से हम ज़मीन पर अपना पैर पटकते हैं उतनी ही अधिक हमें चोट लगती है, अर्थात या फिर क्या है, जितनी ज़ोर से हम ज़मीन को नीचे की ओर दबाते हैं उतनी ही ज़ोर से पृथ्वी हमें ऊपर की ओर धकेलती है। तो जितनी ज़ोर से हम गेंद को पटकते हैं उतनी ऊपर ये जाती है,
वस्तु को खींचना, ज़मीन पर पैर पटकना, गेंद को ज़मीन पर गिराना आदि ये सब क्या है, ये एक्शंस हैं। और वस्तु के विपरीत दिशा में खींचना, पैर पर चोट लगना और गेंद को ऊपर दिशा में जाना, ये सब क्या है, रिएक्शंस है, ये सब प्रतिक्रियाएं हैं। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया, यदि अगर हम टेबल पर एक किताब रखते हैं तो जितनी जोर से किताब टेबल को नीचे की ओर दबाती है उतनी ही टेबल किताब को ऊपर की तरफ उठाता है। ठीक है। जब कोई बालक अपने हाथ में किताब रखा है तो जितनी भारी किताब होती है उसे अपने हाथ में संभाले रखने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ता है, और यदि अगर वो इसे ऊपर उठाना चाहता है तो पुस्तक के भार से अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो न्यूटन का यह नियम भी सभी समयों तथा अवस्थाओं पर लागू होता है, भले ही वस्तुएं स्टैटिक हो या फिर गतिशील हो, पास या फिर दूर हो। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप एक स्केट बोर्ड पे या फिर स्लिपरी फ्लोर पर खड़े हो और आप उसको पुश करते हो वॉल को, तो क्या होता है, आप अपोजिट डायरेक्शन में, वॉल दीवार के जो है अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ खिसकते हो। तो क्योंकि हमने वॉल को पुश किया था लेकिन वॉल ने हमको पुश बैक किया विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। और जब हमें लग जाती है टो पे तो फिर दर्द क्यों होता है, क्योंकि वो जो टो है वो एक्सर्ट कर रहा है एक फोर्स रॉक पे, जो पत्थर है उस पे भी टो हमारा जो पैर है वो उसकी तरफ एक फोर्स लगा रहा है, और जो पत्थर है वो भी बैक फोर्स लगा रहा है हमारे टो पे। द हार्डर यू हिट योर टो अगेंस्ट इट, जितने जोर से हमारा पैर पत्थर को लगेगा उतनी ही तेज हमें चोट लगेगी। तो न्यूटन्स थ्री लॉ ऑफ मोशन का क्या रिव्यू हुआ हमारा। रिव्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, कब तक, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे। तो फर्स्ट लॉ जो होता है ये जड़त्व का नियम कहलाता है। सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, इसे कहते हैं संवेग का नियम। और थर्ड लॉ क्या है हमारा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और वोकैबुलरी देख लें, हमने इसमें इनर्शिया का यूज़ किया था। द वर्ड इनर्शिया का मतलब क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, अपने स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज रेजिस्ट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी को इनर्शिया कहलाएगा। और एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में चेंज, अ मेजरमेंट ऑफ हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग स्पीड और डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पोजीशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फोर्स क्या है, पुश या पुल, इट इज स्ट्रेंथ और एनर्जी।